आज हम कर रहे हैं एचटेट 2020 पीजीटी मैथ का सॉल्यूशन। तो हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है कि कब होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं और उसके फंक्शन के डेरिवेटिव के फैक्टर करके पता करते हैं कि वो कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। तो सॉल्यूशन में एफ एक्स एक्स की पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स। भाई इसका लॉग लेके अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये जो एक्स की पावर एक्स है ये तो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो जीरो कौन होगा, वन प्लस लॉग एक्स, तो इसलिए वन प्लस लॉग एक्स जीरो हो गया। तो वन माइनस वन इक्वल टू लॉग एक्स। अगर जिस लॉग का कोई बेस नहीं होता उसका बेस क्या होता है, ए। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो बेस है ये इसकी पावर में क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस वन। तो ई की पावर माइनस वन इक्वल टू एक्स। इट मीन्स एक्स इक्वल टू वन बाई ए। जो वो मेथड बताया था ये वाला साइन मेथड कि कहाँ इंक्रीजिंग होता है कहाँ डिक्रीजिंग, जैसे हमारा एक्स का फैक्टर आया वन अपॉन ई, तो हम स्टार्टिंग करेंगे प्लस माइनस। इसका मतलब है वन अपॉन ई से जो बड़ी वैल्यू होंगी राइट हैंड साइड में नंबर लाइन पे, वहाँ पे तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और जो छोटी वैल्यू होंगी लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। अगर किसी को ये नहीं पता कि ये क्या है तो इस पे मैंने वीडियो बनाई थी बेसिक ऑफ लीनियर इनक्वलिटी, वहाँ पे देख लेना। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी वन बाई ई से, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। डिक्रीजिंग पूछता तो हम लिख देते वन बाई ई से लेस हो गया x की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ये था। फिर हमारा इसके बाद क्वेश्चन द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एक है एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो। पहले हमें क्वाड्रेंट बना लेते हैं। एक क्वाड्रेंट बना लिया। एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, वाई एक्सिस। एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया भाई, वाई एक्सिस। और वाई इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस। ठीक है। देन एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। ठीक है। तो एक इक्वेशन लाइन की इक्वेशन होती थी एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। तो इसका कैसे वो बनता था, तो इसका ये बनता था कि लाइन एक्स एक्सिस को ए पे कट करेगी और बी वाई एक्सिस को बी पे, यानी इसके लाइन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते थे, जीरो बी और जीरो और ए और जीरो। ठीक है। तो इसी उससे इसके ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी, वन पे, और वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी, वन पे। तो ये हो गया, तो ये पॉइंट हो गया वन जीरो, ये पॉइंट हो गया जीरो वन, और ये तो है ही जीरो जीरो। ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इंटरसेक्शंस ऑफ मीडियन। तो मीडियन वो मीडियंस, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो हमें वो पॉइंट निकालना है। तो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला भाई एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, फिर यहाँ पे लिख रही हूँ कोमा लगा के वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री। ठीक है। तो एक्स वन वाई वन तो ये हो गया, ये एक्स टू वाई टू हो गया, ये एक्स थ्री वाई थ्री हो गया। जब आप ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आंसर आएगा वन बाई थ्री एंड वन बाई थ्री, क्योंकि जीरो वन जीरो तो वन आया तो वन बाई थ्री। ऐसे ही जब आप वाई के कोऑर्डिनेट पुट करोगे यहाँ पे तो वन बाई थ्री। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, वन बाई थ्री वन बाई थ्री। तो ये ऑप्शन सही है हमारा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स गिवन है तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैट्रिक्स गिवन है, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम या एक मेथड ये भी है कि हम ऑप्शन पुट कर करके चेक करें कि कौन से पॉइंट पे मैट्रिक्स मतलब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो एक मेथड ये है, अगर सपोज करो यहाँ पे पावर चार चार होती, तीन तीन होती, तो ऑप्शन पुट करना ज़्यादा इजी रहेगा कंपैरिजन टू एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे तो एक्सपेंड करूँगी क्योंकि इसमें एक एक पावर है, तो एक्सपेंड करने से थोड़ा टाइम बचेगा हमारा। वन प्लस एक्स
अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं हम। तो ये हो गया 1 + x का होल स्क्वायर -1, देन -1 1 + x -1 +1 1 - 1 + x, तो 1 + x यहाँ पे हो गया 1 x² + 2x -1 -1 x +1 -x, तो यहाँ से आ गया वही x³। जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा x³ 2x², फिर x² + 2x -x एंड -x, तो ये कैंसिल हो गया, ये सारे कैंसिल हो गए। -2x प्लस का 2x, तो यहाँ पे आ गया x³ + 3x², तो ये हो गया x² कॉमन ले लो, तो ये आ गया x + 3 और इक्वल टू 0 तो है ही क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 था, तो ये आ गया यहाँ से x की वैल्यू 0 और -3 आ गया, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेंट का कि 3 0 0 0 3 3 3 0 3 0 0 0 3 और हमें a की पावर 5 निकालनी है। तो अगर a ये गिवन है तो a की पावर n का सपोज करो a ये गिवन है a 0 0 0 a 0 0 0 a और हमें निकालनी है a की पावर n, तो उसका जाता है a की पावर n 0 0 0 a की पावर n 0 0 0 a की पावर n, ये हो जाता है। तो अब हमें क्या निकालना है a की पावर 5, a की पावर 5, तो a की पावर 5 सॉरी a की पावर 5 निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसी मेथड से 3 की पावर 5 0 0 0 3 की पावर 5, मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स है डायगोनल एलिमेंट पे पावर चढ़ा दी हमने, ठीक है। लेकिन देखो आंसर हमें किस फॉर्म में लेके आना है, साथ में ए भी चाहिए हमें, तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हमें ए भी चाहिए, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या रह गया 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये आ गया 3 की 4 बार करेंगे तो 81 और ये आ गया ए, तो ये 81 ए बी ऑप्शन, ठीक है भाई। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 20 + 4 sin 20 और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा इसके ऑप्शन नहीं लिखे भाई, मैंने लिखना भूल गई मैं शायद इसके ऑप्शन। तो देखो 10 20 + 4 sin 20, ये क्वेश्चन घूम फिर के बहुत से एग्जामों में आ जाता है। तो sin 20 को हम लिखेंगे, नहीं सॉरी tan 20 को हम लिखेंगे, टेंजेंट 20 को sin 20/cos 20 + 4 sin 20। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा sin 20 + 4 sin 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये sin 20 cos 20/cos 20, ठीक है। अब देखो ये जो इतना सा है ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया 2 sin A sin B, किस चीज़ का होता है sin 2A का, तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे sin 2A का मतलब sin 40 डिग्री हो गया ये, और नीचे है cos 20, तो sin 40 डिग्री को हम क्या लिख, देखो और तो हमारे पास कोई मेथड नहीं है ना, हमें कोई वैल्यू पता है, तो अब हम क्या करेंगे 40 को हम ओपन करेंगे sin 40, ये जो 40 है ना 40 इसको हम लिखेंगे 60 - 20। अब हम इसको खोलेंगे sin A - B में, तो हम इसको sin A - B में खोलेंगे तो क्या हो जाएगा sin 60 cos 20 - cos 60 sin 20 अपॉन cos 20, तो sin 20 + 2 sin 60 1/2 और ये आ गया cos 20 माइनस A2 यहाँ पे भी आएगा, ये हो गया √3/2 और ये आ गया sin 20 अपॉन, सॉरी उल्टी वैल्यू पुट कर दी भाई, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 20, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया sin 20 और यहाँ पे क्या है sin 20, ये माइनस का sin 20 ये प्लस का sin 20 ये कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया हमारे पास बचा √3 cos 20 अपॉन cos 20, cos 20 से cos 20 कैंसिल √3। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है।
तो इसका आंसर आ गया √3। फिर उसके बाद हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। यहाँ पे 27 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 3 cot स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला लगाएंगे, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम। दो नंबरों का ए एम क्या होता है, अगर दो नंबर ए एंड बी हैं तो उनका ए एम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2, एंड जी एम क्या होता है, √AB। तो यहाँ पे दोनों, ए की वैल्यू हो गई 27 tan स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू हो गई 3 cot स्क्वायर थीटा। तो हम इन पे लगाएंगे, इनकी ए और बी ये हैं, अभी हम निकालेंगे ए एम एंड जी एम। तो ए एम हमारा आएगा 27 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ग्रेटर देन जी एम क्या है, √AB। तो √AB है तो 27 tan स्क्वायर थीटा 3 cot स्क्वायर थीटा। अब ये tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो 1 हो गया। और 27 × 3 बाहर निकल के क्या आएगा, बाहर निकल के आ जाएगा 3 × 3, क्योंकि ये 3 की पावर 4 हो गया, यहाँ पे 3 की पावर 4 हो गया, तो बाहर निकल के कितना आएगा, 3 × 3। और ये यहाँ पे है 27 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा, और ये जो अपॉन में 2 है, ये यहाँ पे, ये यहाँ आ जाएगा। तो ये यहाँ आ गया, तो कितना हो गया, मतलब कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 18। ठीक है भाई, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये 18 हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, ये सारे मैं HTET 2020 का पेपर है भाई, ये क्वेश्चन सारे HTET 2020 में आए हुए हैं, PGT में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लाइन है और ये पूछा है कि कौन से प्लेन के पैरेलल होगी। ठीक है, ये प्लेन है, तो लाइन और प्लेन अगर पैरेलल होंगे तो कंडीशन क्या होती है, लाइन के डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन। ठीक है, नॉर्मल ऑफ प्लेन की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। तो लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या है, 3 4 एंड 5, और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं, जो प्लेन में इक्वेशन गिवन होती है उसमें जो XYZ के कोफिशिएंट होते हैं वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो होते हैं। ठीक है भाई, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो होते हैं, जो XYZ का कोफिशिएंट होता है वो। तो यहाँ पे प्लेन, ये लाइन का डायरेक्शन रेशो 3 4 एंड 5 है। आप जैसे x का कोफिशिएंट 2 है, मतलब कि इस 3 की इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओ, 3 2 जा 6, फिर 4 की और 3 की करवाओ प्लस में 12, 5 की और इसकी करवाओ 20। जैसे ये तो जीरो के केवल नहीं आ रहा, तो ये तो इस प्लेन के पैरेलल तो है नहीं। ऐसे आप इसको चेक करो, सी ऑप्शन को, तो 3 2 जा 6। अब यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे y का 1 है प्लस 4, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 6 प्लस 4 10, माइनस का 10, ये क्या हो गया, 0। तो इस प्लेन के नॉर्मल के क्या है, ये जो प्लेन है और ये जो लाइन है ये पैरेलल है। ठीक है भाई, और कंडीशन ये होती है कि डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन की डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। तो सी ऑप्शन की हमने मल्टीप्लाई करवाई तो हमारा आंसर ठीक आया, मतलब सी है जो कि लाइन के पैरेलल है। अब इसकी डोमेन निकालनी है, तो अंडर रूट में डोमेन निकालना, अंडर रूट में जो भी टर्म आएगी वो क्या आएगी, 0 से बड़ी और 0 के इक्वल, क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू के लिए तो डिफाइन होता नहीं है। तो हम करेंगे log 10 5x माइनस x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे निकालनी तो x की वैल्यू है, क्योंकि हमें डोमेन निकालना है, तो हमें log हटाना पड़ेगा। तो log हटाना पड़ेगा, तो जैसे सपोज करो log ax इक्वल टू क्या माने, t मान लो। जैसे log हटाना है तो log कैसे हटता है, x इक्वल टू a की पावर t। तो ऐसे ही हमें ये log हटाना है, तो ये ऐसे हट जाएगा। तो 5x माइनस x² अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 मीन्स 1, तो 5x माइनस x² अपॉन 4। अब ये 4 यहाँ से करना है, तो हमें 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x माइनस x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो 4 को इस तरफ लेके आएंगे, 5x माइनस x² माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम इसको सिस्टमेटिक वे में लिखें तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारी इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो हम हमारी इनक्वलिटी, हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमारी इनक्वलिटी
चेंज हो जाएगी, जो अब तक ग्रेटर देन में थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेस देन में। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे x-1 एंड x-4, ये इसके फैक्टर बनेंगे। तो अगर फैक्टर बन गए, अब हमें कौन सा एरिया सेलेक्ट करना है जिसमें ये लेस देन 0 हो। तो 1 तो यहाँ हो गया, 4 यहाँ आएगा, फिर स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस प्लस। माइनस का कौन सा इंटरवल है, 1 से 4। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो इसलिए एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 1 से 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन भाई। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th, ये देख लो, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल, और जो टेंजेंट ड्रॉ करी है उनके बीच का एंगल बताओ। तो उनके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट, जो सर्कल पर ड्रॉ करी है, तो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स r मीन्स रेडियस अपॉन में लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट S1 यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो S1 निकालने का फॉर्मूला होता है x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 एंड 2fy1 प्लस c। ठीक है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला है। x1 y1 क्या है, वो पॉइंट जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है। x1 और y1 क्या है भाई, वो पॉइंट जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की जा रही हैं। तो यहाँ पे कहाँ से ड्रॉ की जा रही हैं, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से ड्रॉ की जा रही हैं। तो ओरिजिन मीन्स 0 0, तो हमारे x1 और y1 की वैल्यू क्या है, 0 0। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 0 का स्क्वायर, जहाँ पे भी x एंड y हैं वो सब टर्म क्या हो जाएंगी, 0। अच्छा, हमारा यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ सॉरी, ये जो x1 और y1 है वो यहाँ पुट करनी है, यहाँ एक तरीके से यहाँ इसमें। तो यहाँ पे c कितना है 25, तो मैं 25 यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, इस इक्वेशन में x को x1 से रिप्लेस कर दो, y को y1 से रिप्लेस कर दो, तो ये आ गई। तो हमारा 25 का √5। अब हमें रेडियस निकालनी है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, g का स्क्वायर f का स्क्वायर माइनस c। तो यहाँ पे g कितना है, यहाँ कंपैरिजन करोगे तो यहाँ से g कितना आएगा भाई, सर्कल की इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो g की वैल्यू आएगी -7 एंड f की वैल्यू आएगी 1 यहाँ से। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन जिसको नहीं पता मैं लिख देती हूँ, कौन सी इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करना है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c। इस इक्वेशन की और जो गिवन इक्वेशन है कंपैरिजन करोगे तो g -7 f1 और c की वैल्यू 25। तो हम इसमें पुट करेंगे तो कितना आ गया, g का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49, f1 का स्क्वायर 1 -25, 49 और 150 -25 √25, इट मीन्स 5। अब हम यहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारे क्या निकल के आएगा, 2 tan इनवर्स, r कितनी आई 5, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी आई वो भी 5 से 5 कट गया, 1 आ गया, तो tan इनवर्स 1 मतलब π/2 4, और ये कट गया तो आंसर कितना आ गया π/2। tan इनवर्स 1 π/4, 2 से कैंसिल हो गया π/2, इट मीन्स कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। ठीक है भाई, अब इससे ये देखो, ये क्वेश्चन 5th टर्म एंड 7th टर्म ऑफ HP आर 7 and 5 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड 35th टर्म। देखो इसने कहा है T5 7 है, T7 5 है, ये HP में है, ये किस में है भाई, HP में। हम इनको AP में अगर कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, T5 हो जाएगा 1/7 एंड T7 हो जाएगा 1/5। ये HP में है, अगर इनको AP में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू है इनका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक तरीके से AP में टर्म है और हमें निकालना है एक तरीके से T35। तो AP में टर्म है तो फिर निकालना आसान है, T5 मीन्स A + 4D = 1/7 एंड T7 A + 6D = 1/5। जब हम यहाँ इनको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से तो -2D आ गया, -2/35। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, तो D = आ गया 1/35। पुट इन 1 में पुट करोगे तो A की वैल्यू आएगी 1/35। पुट करके देखो 4/35 उधर की तरफ गया, 4/35 एलसीएम लोगे 5 - 4/35, तो 1/35 आएगा। अब हमें निकालना है T35,
तो T35 मीन्स हो गया A प्लस 34D, A की वैल्यू है 1/35 प्लस 34, D की वैल्यू 35, तो 35, 34 और 1 35, आंसर आ गया 1। यानी T35 कितना आया है? 1। ये AP में आया है, किस में आया है? AP में। अब हमें इसे HP में लेके आना है, तो HP में अगर हम T35 लेके आएंगे तो उसका उल्टा करना होता है, उसका रेसिप्रोकल। तो 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1 ही, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है भाई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये SCF गिवन है, ये SCF गिवन नहीं है, हमें SCF निकालना है। और ये M मतलब कि एक SCF है, सपोज कर लो इसका कोई नंबर आ गया और उस नंबर को इन्होंने एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, फिर कहा है M और N की ये वैल्यू होंगी, कौन सी होंगी ये बताना है। तो सबसे पहली बात तो हमें SCF निकालना है। तो 858 का 325, हम डिवीजन मेथड से SCF निकाल रहे हैं भाई। 2 से करेंगे तो 650, तो ये 8 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, ये 325, फिर से करेंगे तो 208, तो 7 आ गया, 1 आ गया और 1 आ गया, फिर है 208, फिर से 117, तो 8 में से 7 गया 1, 91 आ गया। अब आ गया एक ये, तो 91 आ गया, तो फिर से 1 से जाएगा तो 91, तो ये आ गया 6, ये 2, और ये कितना आ गया? 91 अंदर। अब 91 ये आता होगा भाई डिवीजन मेथड, तो ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो 78, तो यहाँ पे आ गया 13, फिर ये 26 अंदर जाएगा, 26 जाएगा तो अब 2 के टेबल से चला जाएगा कंप्लीट डिवाइड, तो SCF कितना आ गया? जो लास्ट में हमारे पास नंबर आता है वो 13 आ गया। अब देखो 13 इक्वल टू 858 M, 13 इक्वल टू 858 M प्लस 325 N। अब आप ऑप्शन वाइज देखो, 858 ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम यहाँ पे M की जगह 29 पुट करें, -29, और यहाँ पे 11, क्या आंसर पॉजिटिव में आएगा? आंसर पॉजिटिव में ही नहीं आएगा, तो ये 4th ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव में तो संख्या बहुत बड़ी आएगी, 13 तो आएगी नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 858 ऊपर से 29 मल्टीप्लाई में बहुत बड़ा नंबर आएगा, 11 से इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा कि आंसर 13 आ सके, तो ये भी गलत है। तो कौन सा ठीक रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि M 11 है और ये कितना है? -29, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा भाई। ठीक है। अब देखो एक है, इसमें डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला निकालनी है हमें, इक्वेशन है। तो हमें डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला निकालने के लिए हमें इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये वाई स्क्वायर गिवन है, तो इसका मतलब ये बनेगी तो वाई स्क्वायर की फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y, यहाँ पे लिख देते हैं 4x माइनस 3। देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू क्या है? a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की वैल्यू कितनी है? y। तो यहाँ से 2y को छोड़ के 4y है, अगर आप 2y को छोड़ दो, क्योंकि a की वैल्यू y है और 2 फॉर्मूले का है, तो बच क्या गया? 2। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 2 का स्क्वायर घटाएंगे। बात समझ में आई भाई? तो ये क्या बन गया? ये बन गया भाई y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x प्लस का 7। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। ठीक है। तो इसको अगर हम ढंग से लिखें तो y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू -4x माइनस 7/4। अब अगर इसकी कंपैरिजन हम इसके साथ करें, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला है। तो इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? देखो मैं ये पैराबोला बना दिया मैंने, ठीक है, ये पैराबोला है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x इक्वल टू a, क्योंकि इस टाइप का पैराबोला होता है, माइनस जिसके आगे ये होता है माइनस का साइन, उसका डायरेक्ट्रिक्स ये होता है x इक्वल टू a। ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू a होता है डायरेक्ट्रिक्स का, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x माइनस 7/4 इक्वल टू 1, क्योंकि अगर हम 4a इक्वल टू 4 माइनस 4 तो कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो
ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 1, तो 4, अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 4x - 7 11, 4x = 11, ये आ गया सी ऑप्शन। ठीक है भाई। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, अगर वेक्टर में ए का स्क्वायर गिवन है, ए का स्क्वायर गिवन है वेक्टर में, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, तीनों बातों का एक ही मतलब है। ठीक है भाई। तो हमारा क्वेश्चन है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस में ये, तो हम करेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस में ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो आप यूनिट वेक्टर का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर मीन्स एक तरीके से उसका मॉडुलस का स्क्वायर करना, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसलिए ये तो गायब हो जाएगा, तो हम इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। भाई यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का अगर आप मॉडुलस करोगे या स्क्वायर करोगे एक ही बात है, देखो ठीक है, एक ही बात होती है, चाहे उसका स्क्वायर कर लो चाहे उसके मॉडुलस का स्क्वायर करो, तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो यहाँ पे इनको हम अगली लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये किस चीज़ का, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि सबके ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर विच आर इन जी पी देन द इक्वेशन ax² 2bx + c = 0 एंड ये दोनों में कॉमन रूट है कुछ ना कुछ, तो इसने कहा है तो ये बताओ ये किस में होंगे। इसने कहा है ए बी सी जो पॉजिटिव रियल नंबर है, ये जो इसके कोफिशिएंट दे रखे हैं x² x और ये कांस्टेंट टर्म है, ये किस में है जीपी में है। तो इसने कहा है इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के बीच में कुछ कॉमन रूट है, अगर कॉमन रूट है तो उसके बाद बताओ d/a e/b एंड f/c किस में होंगे, ए पी जी पी एच पी या नन ऑफ दीज। तो देखो एक बात देखो, ये अगर ये जीपी में है, ए बी सी आर इन जीपी देन b² = AC। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ ax² + 2, अगर हम यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी √AC x + c। ठीक है, देखो अगर इसको आप क्या लिख सकते हो = 0, तो इसको आप लिख सकते हो √ax का होल स्क्वायर + 2 √AC x और प्लस √c का होल स्क्वायर। किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया √ax + √c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -c √c/ ये आ गई। बात समझ में आई भाई। अब x की वैल्यू ये आई है, तो इसने दो मतलब कि यहाँ से x के दोनों ही रूट ये आए हैं और इसने कहा है कि एक रूट कॉमन है, तो यहाँ पे तो दोनों रूट की वैल्यू सेम आई है, तो एक रूट कॉमन है, तो इट मीन्स -√c/a इसका भी रूट होगा जो इक्वेशन गिवन है इसका, क्योंकि दोनों रूट सेम आए हैं। तो हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा c/a dc/a माइनस में 2e √c/√a प्लस f = 0। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसको ये देखो, वैसे यहाँ से सेंस आ रही है कि क्या बन रहा है, बीच वाली टर्म dc/a प्लस f = हो गया 2e √c/√a, ये हो गया भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम c को कॉमन ले लेते हैं। जब हम यहाँ से c को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा d/a, जब आप यहाँ से c को कॉमन लोगे, ये ले लिया मैंने c कॉमन, तो f/c = 2e
√c/√a, ठीक है, √ से। हाँ, तो अब हम ये जो c को यहाँ से कॉमन लिया, ये c इस तरफ आके किस में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आके डिवाइड में। तो मैं यहाँ से इस c को उठा के इस साइड लेके आ रही हूँ भाई। तो इसको लिखेंगे d/a प्लस f/c इक्वल टू 2e, और ये c यहाँ पे आएगा तो √a तो पहले से है, c आ गया और ऊपर क्या है √c। तो इस c को मैं क्या लिख सकती हूँ, अब यहाँ देखो, यहाँ इस तरफ देखो भाई, इस c को मैं लिख सकती हूँ √c इंटू √c। तो इस c से ये c कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया √ac, और √ac किसकी वैल्यू होती है, यहाँ से b इक्वल टू √ac, यानी √ac किसकी वैल्यू है, b की। तो जो यहाँ पे √ac है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, b। तो d/a प्लस f/c इक्वल टू 2e/b, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये आप देखो ये किस में है, AP में है, क्योंकि AP में ऐसा होता है, ठीक है। जब AP, अगर ये AP में होंगे तो इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आंसर किस में आ गया हमारा, AP में। फिर उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का 4 + 3 आयोटा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जो तरीका होता है करने का उसी से करेंगे हम। 4 + 3 आयोटा 3 - 4 आयोटा x प्लस आयोटा y, देन वैल्यू निकालनी है। तो 4 + 3 आयोटा अपॉन में 3 - 4 आयोटा, और हम इसको रैशनलाइज करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ऊपर से 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 -9 -12, क्योंकि यहाँ से 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। फिर हो गया +9 आयोटा और +16 आयोटा, ये हो गया भाई। अपॉन में इनकी करेंगे तो 9 + 16, तो 12 से 12 कैंसिल, ऊपर आया 25 आयोटा और ये 25 इक्वल टू में x + y भी है भाई, ये x + y के इक्वल चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से हो गया x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। तो x/y निकालना है, तो x की वैल्यू तो 0 हो गई, y की 1, इट मीन्स 0 आ गया। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो गया। तो भाई आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये सारे PGT 2020 के क्वेश्चन थे, बाकी के जो बचे हुए हैं वो इससे नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।